नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। चलिए हमारे साथ एक ऐसे राज्य के सफ़र पर जो देश का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, जहां दूर दूर तक फैली है हरियाली और फैला है अरब सागर भी। लेकिन इस इलाके में एक बहुत बड़ी तादाद है जो है मछुआरों की। इनकी ज़िंदगी कैसी है और ये किन किन सुविधाओं से महरूम हैं, किन किन बुनियादी चीज़ों की इन्हें ज़रूरत महसूस होती है, आज हम बात करेंगे केरल के तटवर्ती इलाकों में बसे कोच्चि के मछुआरों की। समुद्र की ऊंची उठती लहरें और लहरों पर सूरज की रोशनी एक बेहद हसीन मंजर। ये यहाँ आने वाले हजारों सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींचता है। दक्षिण भारत का खूबसूरत तटीय शहर कोच्चि देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ लम्हे सुकून से गुजारने की गरज से यहाँ लोग आते हैं। इसे अरब सागर का रत्न कहकर पुकारे तो गलत नहीं होगा, और कई जगह तो इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। समृद्ध कला संस्कृति की खूबसूरत झलक यहाँ बखूबी देखने को मिलती है। कहते हैं जहाँ पानी होता है उससे जुड़े रोजगार वहाँ बहुत तेजी से पनपते हैं। फोर्ट कोच्चि एक ऐसा ही इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। मछुआरे यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बेशक बड़े शहरों में बैठकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। राज्यसभा टीवी की टीम ने दौरा किया केरल के तटवर्ती इलाके कोच्चि का। कोच्चि जिसका एक मुख्य व्यापार मछली पालन है। इस एक व्यापार से जुड़े हैं लाखों घरों के चूल्हे, उस घर में रहने वालों के मुस्तकबिल जो उनकी पूरी जिंदगी को एक मायने दे सकते हैं। इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल है। अपने इस दौरे में ये जानकर बेहद हैरानी हुई कि बुनियादी सुविधाओं की बेपनाह कमी के बाद भी ये जीना जानते हैं, और इनके दिन की शुरुआत होती है मुंह अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है। ये निकल पड़ते हैं सागर की गहराई नापने, जहां से ये अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाए। सुनामी आने के कारण हमारे घर टूट गए। उसके बाद सरकार ने हमें घर देने का वायदा किया था, लेकिन आज तक हमें घर नहीं मिला, जिसके कारण हम बहुत परेशान हैं। सरकार सिर्फ वायदा करना ही जानती है, उन वायदों पर अमल कभी नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट के लिए वो फॉर्म बना के दिया है घर बनाने का, और 3 मंथ्स 3 साल हो गया। उसके बाद कुछ नहीं मिला है। उधर का पूरा जगह से पूरा आदमी पूरा फॉर्म भर कर दिया है। उसको बहुत ज़्यादा वो आदमी को घर नहीं है, इधर बहुत मुश्किल है। छोटा छोटा घर के लिए 3 साल वो ज़्यादा पैसा देने की, इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल है इधर घर के लिए। मछली पालन इस एक काम में केरल राज्य के 66% लोग लगे हुए हैं, और इस एक काम से जुड़े हैं इससे जुड़े कई और काम, जैसे नौका बनाना, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाले छोटे बड़े औजार, जाल या हुक वगैरह। मछली पालन का काम सीधे उन मालिकों और कामगारों से जुड़ा होता है। इस तबके का एक बड़ा हिस्सा आज भी विकास और आधुनिकता की दौड़ में बेहद पीछे है। सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि ये सीधे तौर पर संबोधित नहीं किए जाते। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द फिशर फोक। केरल के मछुआरों की गंभीर समस्याएं हैं। हमने केरल सरकार को एक दस्तावेज दिया है जिसमें शारीरिक तौर पर केरल के मछुआरों की स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है। इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय की काफी समस्या है। इसके अलावा मछलियों के दामों में बढ़ोतरी के कारण भी ये परेशान हैं। सरकार की तरफ से इन्हें डीजल और मिट्टी के तेल में कोई छूट नहीं मिलती है। मछलियों के व्यापार से घटती कमाई और बढ़ती महंगाई से भी इनकी समस्याएं गंभीर हो रही हैं।
मालिकों और कामगारों के बीच मुनाफे का बंटवारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। ज्यादातर ये देखने में आया है कि मुनाफे का बंटवारा 35% मालिक और 65% कामगारों को मिलता है, लेकिन ये 65% कामगारों में आपस में बंटता है, यानी मुनाफा किसी एक का नहीं होता। हम मालिक नहीं मजदूर हैं। 100% में से 30% मालिक को देते हैं और 70% में से हम 6 लोग बांटते हैं। वहीं इनकी बेहतरी और इनके लिए एक सही मकाम बनाए जाने की गरज से जो महकमे बनाए गए वो नाकाफी साबित हो रही है। वहीं अगर केरल राज्य में मछली पालन की स्थिति पर गौर किया जाए तो यहाँ पर 10 लाख लोग मछली पालन के कार्य में जुटे हुए हैं और बीते कुछ सालों में मछली को लेकर यहाँ पर निर्यात की स्थिति काफी बेहतर हुई है। मछुआरों के नामांकन और उनके पंजीकरण का काम वेलफेयर बोर्ड का है, जिसके बाद हम केरल सरकार की ओर से अलग अलग तरीकों से उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, जिसके बाद हम सरकार की ओर से मछुआरों को पेंशन देते हैं। अगर मछुआरे बीमार पड़ जाते हैं तो हम उन्हें दवा के लिए पैसे भी देते हैं। दुर्घटना में मौत होने पर उन्हें 3 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस की सुविधा भी है। इसके अलावा उनकी बच्चियों की शादी में भी हम पैसा देते हैं। और अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि 2004 में 87,337 टन मछली का निर्यात हुआ और 1,157.42 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ। 2005-06 में 97,311 टन मछली का निर्यात हुआ और 1,257.65 करोड़ का राजस्व मिला। 2006-07 में 1,08,616 टन मछली का निर्यात हुआ और 1,524 करोड़.12 का राजस्व शामिल है। वहीं 2007-08 में 1,03,18 टन मछली का निर्यात हुआ और 1,430.91 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ। 2008-09 में 1,07,80 टन मछली का निर्यात हुआ और 1,572.18 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ। मछुआरों की हालत और ज़िंदगी कई सवाल खड़े कर जाती है कि अगर मछली पालन में निर्यात बढ़ा है तो फिर इनकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, क्योंकि इसके एवज़ में सरकार को बेपनाह राजस्व भी मिल रहा है। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। 2 महीने पहले अपना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट बाहर आया है, अपना इंडिया में 15,000 करोड़ रुपये का फिशरी सेक्टर में नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपने को इंडिया को ये फ़िश रिसोर्सेस प्रॉपरली स्टोर करने का वो फैसिलिटी नहीं है, उसका प्रिजर्व कर नहीं सकता है। तो इतना फ़िश 15,000 करोड़ रुपया का फ़िश नुकसान हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये नुकसान किसको होता है? ये फिशरमैन हैज़ टू बियर इट, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और अब बात सबसे पहले शिक्षा की। कहते हैं शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन कोची के तटवर्ती इलाके में ये एक स्कूल हमें मिला है जो कि 2005 में सुनामी की वजह से टूट फूट गया था, लेकिन 2005 के बाद आज 2013 है, लेकिन इसकी हालत देखते ही बनती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मछुआरे बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं, ये स्कूल भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम दिखाई देता है। एक सर्वे के मुताबिक केरल की पहचान देश के सबसे ज्यादा साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर के राज्य के रूप में होती है, लेकिन मछुआरों की बदतर हालत राज्य की शक्ल पर एक धब्बे का काम कर रही है। मछुआरों के समुदाय में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, जबकि पूरे राज्य का शिक्षित प्रतिशत 89 है। इस पेशे से जुड़े कोची के मछुआरों की बात की जाए तो 34% लोगों को सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा मिल पाई है और 2% लोग ही सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल कर पाए हैं। वहीं बाकी का प्रतिशत आज भी बेहद कम पढ़ा लिखा है, जिसकी वजह से ये अपने अधिकारों और अपने लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। We are clamoring for a special package. हम स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं जिसमें शिक्षा, घर और शौचालय सर्वोपरि है। इन्हीं सबसे इनका सुधार हो सकता है।
बिना स्पेशल पैकेज से इनका कोई उत्थान नहीं हो पाएगा। Totally impossible. केरल का कौन सा समुदाय इसमें बेहतर कर रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस एक काम में हिंदू, मुसलमान और ईसाई बराबरी से इस काम में लगे हुए हैं। जहाँ एक और केरल की अर्थव्यवस्था में ये मछुआरे एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, वहीं इनकी अपनी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। सरकारी योजनाएं इन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। इनकी रिहाइश, इनका विकास, इनके जीने का अंदाज सब कुछ काफी पिछड़ा हुआ है। मछली पालन उद्योग आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं सामाजिक विकास के बावजूद मछुआरों की आर्थिक हालत में कोई सुधार दर्ज नहीं हुआ है। उनकी अपनी समस्याएं हैं। मछुआरे वहीं रहना चाहते हैं जहां से वो समंदर पर नजर रख सकें, अपनी नौकाएं और जाल वगैरह सीधे समंदर में ले जा सकें। यही वजह है कि समंदर के ठीक किनारे पर रहने वाले गांवों में आबादी का दबाव ज्यादा है। नतीजतन बुनियादी सुविधाओं की कमी आम बात है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए कोची से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कोची से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जो मछली पालन में जुड़े लोगों के ऊपर हमने पेश करने की एक छोटी सी कोशिश की है। तटवर्ती इलाकों में जमीन के पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण अक्सर लीकेज होने से सीवेज और पीने का पानी मिल जाता है। इस वजह से यहाँ टैंक भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आदमी शौच के लिए इन्हीं तटों का इस्तेमाल करते हैं और औरतें भी सुबह होने से पहले ही इन्हीं तटों पर शौच से निपट जाती हैं। इस मूलभूत सुविधा के अभाव में तट ने सार्वजनिक शौचालयों की शक्ल ले ली है। जगह जगह गंदगी और आबादी से इन लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। इस प्रदूषित माहौल में छोटी बड़ी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। केरल में स्वास्थ्य स्थिति पर हुई एक स्टडी से पता चलता है कि तटवर्ती इलाकों में रहने वाले इन मछुआरों में सांस और त्वचा संबंधी जैसे कि डायरिया, हुकवॉर्म वगैरह बीमारियां पाई जाती हैं। राज्य सरकार की ओर से शौचालय के लिए चलाई गई स्कीम के तहत 25,000 रुपए पर टॉयलेट दिए जाते हैं। इसमें से 2,500 रुपए लाभार्थी को देने होते हैं, जबकि 22,500 रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या के लिए भी एक स्कीम चलाई गई है, जिसे हम जेनरस स्कीम कहते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत लागू की जा रही है। मछली पालन से जुड़े लोगों के कई मुद्दे हैं। ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके अस्तित्व की पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बीच दब से गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पसे पर्दा हैं, जिसमें सबसे अहम है मछली पकड़ने वाले जालों को बड़े जहाज से बहुत नुकसान पहुंचता है। मछुआरों की हमेशा से ये परेशानी रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पसे पर्दा हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात जो है वो है मछली पकड़ने का जाल। बड़े जहाज़ों के इन बंदरगाहों पर या इन इलाकों में आने की वजह से ये जो जाल हैं ये कट जाते हैं और ये जो मछुआरे हैं इन्हें इससे लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। बड़े बड़े विदेशी जहाज़ों के आने की वजह से हमारी नौकाएं बर्बाद हो जाती हैं। उनकी मशीनें भी अत्याधुनिक हैं। वो बड़ी तादाद में मछलियां पकड़ रही हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत के बाद हमारा हाल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि मछली पकड़ने वाले इन जाल पर कोई भी बीमा नहीं है और सरकार की तरफ से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके लिए परेशानी का सबब हैं, जैसे मछलियों को स्टॉक में रखना एक सबसे बड़ी परेशानी है। राज्य में मछली का उत्पादन 40,000 टन से भी ज्यादा घटा है। हालांकि आधुनिक नौकाओं से मछली पकड़ने से बीते 20 सालों में मछली पकड़ना 2 लाख टन से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में जहाजों के समुद्री किनारों पर आने से मछुआरों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। वक्त के साथ साथ इन किनारों पर अब मछलियों की संख्या खत्म होने लगी है।
इससे परंपरागत तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों को समुद्र में और आगे जाना पड़ता है और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी। एक सबसे बड़ी परेशानी मछली पालन उद्योग में बिचौलियों की है। मछलियों की खरीद फरोख्त में बिचौलिए और बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो सही पैसा मछुआरों तक नहीं पहुंच पाता। They were going for fishing with the private owners. Or 15 मछुआरे मालिकों से पैसा लेते हैं, जिसके एवज में उन्हें अपने शिकार का 15% मालिकों को देना पड़ता है। इस तरह से मालिक ब्याज भले ही ना ले, फिर भी मछुआरों को 120% की दर से पैसे लौटाने पड़ते हैं। अब हम उनसे 5% कमीशन लेते हैं और 1.9% का बोनस त्योहारों में देते हैं। And it is given back as 1.5% as bonus for their catch in the festival and other seasons. वहीं मछलियों की स्टोरेज की सही व्यवस्था न होने की वजह से कई बार अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर खरा नहीं उतरने की वजह से पूरा माल इन देशों में वापस लौट आता है। कोल्ड स्टोरेज के अभाव में स्टॉक रखना मछुआरों के लिए मुश्किल हो जाता है और फिर ये मछलियां औने पौने भाव लोकल मार्केट में बेच दी जाती है। वहीं बहुत से मछुआरों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतें और केरोसिन के कोटे में कमी के चलते अब मछली पकड़ना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। हाल की राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा अभियान की रिपोर्ट के मुताबिक विकास के मद्देनजर तटों पर जिस तेजी से अतिक्रमण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से मछुआरे अपनी जीविका का साधन खोते जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय तटीय सीमा का आधे से ज्यादा हिस्सा बंदरगाह बनाने और विकास के कामों में लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ रेत की खुदाई से तटीय सीमा 30% घटी है। तटों पर कब्जा करने का एक कारण बंदरगाह है। महाराष्ट्र में 44 और गुजरात में 32 बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों की वजह से तट घटते जा रहे हैं और समुद्र की दीवार के बाद तो समुद्र तक पहुंचना कई मछुआरों के लिए मुश्किल हो गया है। ये मछुआरे आधुनिक तकनीक से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, जो कम वक्त में ज्यादा मछली पकड़ते हैं। गांव का आदमी लोग, पैसे वाला लोग आता है और बहुत बड़ा बड़ा बोट बनाता है, तो उसमें चाइनीज़ इंजन बहुत ज़्यादा HP हॉर्स पावर का चाइनीज़ इंजन लगाता है। तो इसलिए क्या है, इसका पावर ज़्यादा हो गया तो इसको बहुत बढ़िया नेट, ट्रॉल नेट बनाता है। तो इतना बड़ा नेट बनाने से क्या नुकसान है कि ऐसा फिशिंग अपना रिसोर्स के बहुत नुकसान करता है। ऐसा नहीं इनके लिए योजनाओं की कमी है, कानून में इनके अधिकारों को लेकर प्रावधान भी है, लेकिन इनकी इस हालत को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन अधिकारों और इन कानूनों का दरअसल हुआ क्या। ऐसा नहीं है। अगर मछुआरों की जीविका का अधिकार और उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं और कानून की बात की जाए तो कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें खास रहा मछुआरा संरक्षण और कल्याण विधेयक 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, केरल मछुआरे कल्याण निधि अधिनियम, केरल के मछुआरे और संबद्ध श्रमिकों के कल्याण उपकर अधिनियम 2007। इसी के साथ तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 3(1) और धारा 3(2) के तहत उन तमाम गतिविधियों पर रोक लगाई गई जिसकी वजह से समंदर और उसके आसपास के इलाके और मछलियों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। वहीं दूसरी तरफ केरल राज्य के मत्स्य विभाग ने कई कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की है। आवास योजना के जरिए गरीब मछुआरों के परिवार के लिए आवास की बात कही गई, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया, बचत की आदत को बढ़ावा देना ताकि तंगी के समय जमा पूंजी काम आ सके, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाले औजारों का बीमा करने की बात कही गई, मछुआरों को पेंशन, वृद्धा और विधवा महिलाओं को महीने में 200 रुपए तक की आर्थिक सहायता की बात कही गई। इसी के साथ मछुआरों का सामूहिक बीमा करने की बात भी की गई ताकि दुर्घटना के वक्त मदद मिल सके। साथ ही पुराने तरीके की नौकाओं को आधुनिक बनाने के लिए मदद की बात भी कही गई। ये योजनाएं और स्कीम्स हैं, लेकिन कागजों से जमीन पर उतारते ही इनमें काफी परिवर्तन आ जाता है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उठाने वालों में एक बड़ी संख्या
बोगस मछुआरों की भी है। वहाँ निगरानी एक बहुत बड़ी समस्या है। Bogus fishermen, you know that fishing is not a full-time job. आप साल भर मछली नहीं पकड़ सकते, ये मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मछुआरे ज्यादातर मछली पकड़ने पर ही निर्भर रहते हैं। समुद्र में अगर मछलियां नहीं हो तो ये कुछ और रोजगार तलाशते हैं। हम समय समय पर सही मछुआरों की पहचान भी करते हैं। जून जुलाई में इनका पंजीकरण होता है और अगर किसी को लगता है कि यहाँ बोगस मछुआरे हैं तो हम उनकी शिकायत पर कार्रवाई भी करते हैं। और इस सब के बाद सितंबर में मछुआरों की एक ताज़ा लिस्ट जारी होती है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि बोगस मछुआरे अभी भी हैं। They can register a complaint telling that some people are found the places in the list. They are not genuine fishermen people. I cannot deny that. Some people are there always, and we are always using that mechanism to reduce the number of bogus people. बहरहाल पारंपरिक तटीय और मछुआरा अधिनियम 2009 इन मछुआरों को पारंपरिक समुद्री अधिकारों की गारंटी देता है। ये बिल भी वन अधिकार अधिनियम के जैसा है, जो जंगल में रहने वाली जनजातियों, आदिवासियों और वनवासियों के जमीन संबंधी अधिकारों की गारंटी देता है। ये बिल समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले 70 लाख मछुआरों के आवास और सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन क्या कुछ घर इन सब की जिंदगी में सुधार ला सकते हैं? जरूरत है इस पेशे को एक परंपरा की तरह सहेजने की। इन सब के लिए जो मानक तय किए गए हैं उनका सब लोग ख्याल रखें, जैसे नाव की लंबाई चौड़ाई, नाव के इंजन की कैपेसिटी, यानी 300 हॉर्स पावर के होने से भी काम हो सकता है, जबकि आजकल 500 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से समंदर में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा की चाह के चलते छोटी मछलियां भी पकड़ी जा रही हैं, जिसकी वजह से जहां पहले 400 मिलीमीटर का जाल हुआ करता था, अब 5000 मिलीमीटर का जाल होता है, जिससे बहुत छोटी मछलियां भी फंस जाती हैं, जिनके सही दाम नहीं लगते और वो किनारे पर ही फेंक दी जाती हैं। और जब प्रजनन समय के चलते 15 जून से 31 जुलाई तक मछली पकड़ना बंद हो जाता है, तो ऐसे में इन मछुआरों के पास रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी होती है। इन मछुआरों को तलाश है एक नई सुबह की, जहां इनके अधिकारों के साथ इनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जा सके। कोची के समुद्र किनारे से मछुआरों की बस्ती से मैं समीना अपनी पूरी टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाजत। नमस्कार, आदाब।